नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव ने हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों ने ये बानगी तो दिखा दी है कि इस देश की सियासत में, इस देश की सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल, किसी का भी यहाँ पर सियासी आधार कभी भी उखड़ सकता है, छिनता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और भारत की राजनीति में पिछले 10 सालों से अधिक समय से एक छत्र राज करती हुई नजर आ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए 272 के जादुई आंकड़े को पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और ऐसे में बीजेपी 240 सीटों पर सिमटती नजर आई। एनडीए अलायंस के जरिए उन्होंने गठबंधन से यहां पर सरकार बनाई। चर्चा यहां पर दिल्ली से सटे हरियाणा की करना चाहेंगे। हरियाणा राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हरियाणा में राजनीतिक सुगबुगाहट तेज होती है या फिर दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं, उसका असर जरूर दिखाई देता है। इस वक्त देखा जाए तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नेताओं का आत्मविश्वास चरम सीमा पर है। वो वही नेता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी संगठन के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ले या फिर राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, सिरसा की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा हो या फिर और अन्य बड़े नेता। ये तमाम व्यक्ति ये मांग करते हुए नजर आते रहे हैं और जिस तरीके से दावे करते नजर आते रहे हैं कि हरियाणा की सियासत में बड़े बड़े सियासी उलटफेर करने के लिए इन दिग्गज महारथियों का कोई स्थान नहीं। इस वक्त हरियाणा कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। हरियाणा कांग्रेस में बड़ी दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने पार्टी का दामन छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया। इसका विशेष और मुख्य कारण ये रहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट ना देकर के महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जीत और हार का मार्जिन बेहद कम रहा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए किला तो भेदना आसान हो गया, लेकिन जो 5 लाख से अधिक वोटों का अंतर 2019 के लोकसभा चुनाव में था, वो घट करके 50,000 से भी कम का हो जाता है। किरण चौधरी काफी नाराज नजर आती हैं, चुनाव प्रचार नहीं करती हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चंद दिनों में ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को एक पत्र लिखते हुए अपनी तमाम जो राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्त हो जाती हैं। ऐसे में पार्टी छोड़ने के बाद किरण चौधरी ने यह कहा है कि जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया, यानी कि साफ तौर पर उनके सियासी आधार को तवज्जो नहीं दी गई, वो मेरे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था और मैंने अब भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला कर लिया है। इसके साथ साथ यदि बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कोई सुखद दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनाव, जो कि महज 90 दिनों के बाद संपन्न होने वाले हैं, हरियाणा में 20 सितंबर से आचार संहिता का जो है आदेश जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी इस वक्त सरकार चला रही है और तमाम निर्दलीय विधायकों और पार्टी संगठन के तमाम विधायकों के बलबूते पर सरकार को आगे चलाया जा रहा है, लेकिन पार्टी के कई दिग्गज नेता नाराज नजर आ रहे हैं। बात करें दक्षिण हरियाणा की, तो वहां पर दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह नाराज नजर आ रहे हैं। मुस्लिम और यादव बाहुल्य वाले इस इलाके में राव इंद्रजीत सिंह का सियासी प्रभाव जबरदस्त देखा जाता है। ऐसे में उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ही ये कह दिया था कि हरियाणा का राजनीतिक मानचित्र 4 जून के बाद बदलने वाला है। इसके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी आरोप लगाते हुए बीजेपी हाईकमान को निशाने पर लिया कि 400 पार का नारा सिर्फ एक जुमला था और जिसने पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह क्या हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं? क्या बड़ा सियासी उलटफेर करने वाले हैं? क्या इसकी तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं और क्या चंद ही दिनों में हमें देखने को भी मिलेगा? ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं और सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 लोकसभा सीटों पर हमने जो जीत दर्ज की है, आधे हरियाणा को हमने फतेह कर लिया है, 48% वोट हमें मिला है, जबकि बीजेपी के पास जो वोट बैंक था वो छिटक करके 40% पर चला गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदेश में इस वक्त माहौल
विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा का यह तक कहना है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सत्ता को किस तरीके से साधना चाहती है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तमाम चुनावी रणनीतियां तैयार करना चाहती है। ऐसे में देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे काफी यहाँ पर चौंका देने वाले, विशेष तौर पर हरियाणा में रहे हैं, क्योंकि भाजपा को ये उम्मीद नहीं थी कि 5 सीटें यहां पर हारी जा सकती हैं, क्योंकि 10 लोकसभा सीटों पर 2019 में परचम लहरा दिया था। विधानसभा चुनाव आए, उस वक्त 40 विधायक वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे के जीत करके आए। 10 निर्दलीय माफ कीजिए यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के विधायकों का समर्थन लिया गया और दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर के सरकार बनाई गई। दुष्यंत चौटाला भी अब बीजेपी के लिए राजनीतिक धुर विरोधी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आपको बता दें कि हिसार लोकसभा सीट से दुष्यंत चौटाला ने अपनी मां नैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा और इस लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यहां अपनी जमानत बचाने में नाकाम होती हुई नजर आई। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि इस देश की राजनीति का सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आगामी वक्त में कोई बड़े सियासी उलटफेर भी हो सकते हैं? क्योंकि न तो देश की राजनीति में, देश में केंद्र सरकार जो बनी है उसमें स्थिरता नजर दिखाई दे रही है और तमाम राजनीतिक दलों की नाराजगी के चलते क्षेत्रीय दल यहाँ पर जो सरकारें हैं वो भी डगमगा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की, यूपी में भारतीय जनता पार्टी संगठन काफी कमजोर दिखाई दे रहा है, तो हरियाणा में भी सत्ता हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। आखिरकार नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला, क्या भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने कोई बड़ी गलती कर दी है? क्या मुख्यमंत्री बना करके नायब सिंह सैनी को वो सियासी आधार दे दिया गया है जिसके आधार पर वो राजनीतिक समीकरण तैयार करते हुए नजर आए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम राजनेता नाराज नजर आ रहे हैं। अनिल विज की बात करें, प्रोफेसर रामविलास शर्मा की बात करें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें, ये तमाम वो नेता है, चाहे फिर हिसार से विधायक रहे, यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई की बात कर ली जाए, ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं जो बीजेपी से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की आस लिए बैठे थे। और बीजेपी ने जिस तरीके से जो फैसले किए हैं, संगठन ने जो फैसले किए हैं, वो कहीं ना कहीं दिग्गज महारथियों के लिए एक बॉम्बशेल जैसा प्रकट हुए हैं। अनिल विज ने तो अपनी नाराजगी जाहिर तौर पर जो है सामने करी कि मेरे लिए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना किसी बड़े आघात से कम नहीं था। प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने यह तक कह दिया कि हमने जिस कमल के फूल को हरियाणा में खिलाने का प्रयास किया, आज जब उस कमल के फूल की यहाँ पर सुगंध लेने का वक्त आया तो कोई और उसे तोड़ कर ले गया। इसके साथ साथ राम इंद्रजीत सिंह ये भी कहते हुए नजर आए कि आज दक्षिण हरियाणा के दम पर हरियाणा में सरकार चल रही है। दक्षिण हरियाणा की सरकार जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बीजेपी को समर्थन दे रही है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को मेरी जिम्मेदारियां और मेरी कद हैसियत को समझना चाहिए। यानी कि तमाम यहाँ पर जिस तरीके से बयानबाजियां की जा रही हैं, उन बयानबाजियों के आधार पर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगामी कुछ ही वक्त में यहाँ पर हरियाणा का सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि किसी बड़े राजनेता की मुख्यमंत्री कुर्सी पर ताजपोशी होती हुई नजर आए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।